तो अभी हमको यूएस और ईरान के बीच में एक टेम्पररी ट्रूस देखने को मिला। 2 हफ्ते की सीज़ फायर है और ये सीज़ फायर अब ऑलमोस्ट एंड होने वाली है, लेकिन दोनों साइड्स ने ये सिग्नलिंग दी है कि नाउ दे आर सॉर्ट ऑफ मार्ड विद फटीग और दे डोंट वांट टू कंटिन्यू द वॉर। दोनों साइड्स, चाहे वो ट्रम्प की साइड हो, चाहे वो मसूद पेजेश्कियन हो, दोनों ने ये सिग्नलिंग दी है कि नाउ वी वांट डायलॉग। और इसके कई कारण हैं। इसके कारण ये है कि इकोनॉमिक फटीग जो है वो दोनों देशों को देखने को मिल रही है। ईरान जो लंबे समय से इकोनॉमिक सैंक्शंस झेल रहा था, वो भी परेशान है। और अभी हमको ये देखने को मिला है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी है अमेरिका में, वो इन्फ्लेशन से परेशान है। तो अब आगे होना क्या है? आगे एटलीस्ट हमें इतना पता है, जो एनालिस्ट बता रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि जो वॉर का अगली फेज था वो ओवर हो चुका है एंड सून व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज नॉर्मलसी। अल्टीमेटली हमको ये देखने को मिला, द जियो इकोनॉमिक्स हैज ट्रम्प्ड ओवर जियो पॉलिटिक्स। अमूमन जो कन्वेंशनल वॉर्स हमने देखी हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, हमको उसमें ये देखने को मिला है कि जियो पॉलिटिक्स का अपर हैंड रहा है। बट इस पर्टिकुलर वॉर में हमने ये देखा है कि इट्स बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक्स बोथ द साइड्स हैव कम टू पीस, और दे आर एटलीस्ट ट्राइंग टू कम टू द पीस। वही अगर हम रशिया यूक्रेन वॉर देखें तो उसे ऑलमोस्ट 3-4 साल हो रहे हैं। 3-4 साल में हमने ये देखा ये वॉर सीज नहीं हो रही है, और दोनों साइड्स, चाहे रशिया हो चाहे यूक्रेन, वो बकल डाउन नहीं कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि रशिया जो है वो अपनी क्रूड्स बेच पा रहा है, चाहे वो एक लंबे समय के लिए भारत को हो, चाहे वो चाइना को हो। तो उससे उसने पैसे कमाए, और ये पैसे जो हैं वो वॉर फाइनेंस कर रहे हैं। यही चीज़ यूक्रेन के साथ भी है। यूक्रेन के पास भी एक लेवरेज रहा है, क्योंकि वो ग्रेन्स है, फर्टिलाइजर्स है, वो लगातार एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से उसके पास पैसे आ रहे हैं और वो वॉर को अपने फाइनेंस कर पा रहा है। बट अभी अगर हम बात करें ईरान और यूएस वॉर की, तो हमको ये देखने को मिल रहा है कि इकोनॉमिक सैंक्शंस की वजह से ईरानियन इकोनॉमी काफ़ी पैरालाइज्ड है, और अब वो अपने आप को इमेंसिपेट करना चाह रही है, और सो इज़ द केस विद यूएस। तो इस पर्टिकुलर वॉर में हु इज़ द विनर? सो डेफिनेटली जो प्राइमरी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो आपका इसराइल हो, चाहे वो यूएस हो, तीनों नहीं जीते हैं। तो जीता कौन है? केस बाय केस बात करते हैं। यूएस जब एंटर किया है, व्हेन यूएस हैज एंटर्ड द वॉर, इट हैज एंटर्ड विद सर्टेन स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स। स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? एक ऑब्जेक्टिव था कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का, उसको साबोटाज किया जाए। दूसरा स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था कि जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है ईरान का, उसको भी साबोटाज किया जाए। और तीसरी चीज़ है, रजीम चेंज की जाए, और अपने पसंद की जो रजीम है, अपने पसंद की जो सत्ता है, वो ईरान में स्थापित की जाए। तो ये तीनों स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स में यूएस जो है वो विफल रहा है। दूसरा स्टेक होल्डर ईरान। ईरान को ये कहना कि वो जीत गया, हालांकि हमने ये देखा कि एक बहुत अच्छी डेटरेंस ईरानियन स्टेट ने दिखाई। बहुत कम समय में, वॉर शुरू होते ही बहुत कम समय में, जो फ्रंट लाइन लीडरशिप थी ईरान की, वो आपकी डेसिमेट कर दी गई थी इसराइल और यूएस द्वारा। लेकिन हमको देखने को ये मिला कि तुरंत साथ ईरान की जो सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप थी वो तैयार हो गई। लेकिन ये कहना कि ईरान हैज ट्रम्प्ड द वॉर वुड बी लाइक ओवर स्ट्रेचिंग द होल थिंग, क्योंकि ईरान को भी ठीक ठाक लॉस झेलना पड़ा है। उस पर बॉम्बार्डमेंट्स हुए हैं, उसके गैस फील्ड्स हैं वो साबोटाज किए गए हैं, उसकी जो फ्रंटलाइन लीडरशिप थी अयतुल्ला खुमैनी, वो डेसिमेट हो गए, जो उनके रक्षा मंत्री थे वो डेसिमेट हो गए, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक हैवी लॉस देखने को मिला है। और प्लस सैंक्शंस लंबे समय से चले आ रहे थे। तो ईरान इज ऑल्सो नॉट द क्लियर विनर इन द होल थिंग। रही बात इसराइल की, तो इसराइल जब एंटर किया है इस पर्टिकुलर वॉर में अलॉन्ग विथ यूएस, तो जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स यूएस के थे, चाहे वो न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का साबोटाज करना, या जो बैलिस्टिक मिसाइल रेजिम है उसको साबोटाज करना, या जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है हिजबुल्लाह, हुथीस और हमास, इनको साबोटाज करना, ये तीनों, इन तीनों फ्रंट्स पे इसराइल जो है वो विफल रहा है। तो जो 3 प्राइमरी स्टेक होल्डर्स हैं, दे हैव एक्चुअली लॉस्ट आउट। ठीक है, ये कहना कि इनकी ए की जीत हुई है या बी की या सी की, वो गलत होगा। तो अल्टीमेटली
हु इज गोइंग टू बी द विनर। तो कई एनालिस्ट का ये कहना है मीडियम टू लॉन्ग रन में इस वॉर का जो सबसे ज़्यादा फायदा होगा वो होगा चाइना को। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ईरान के जो दो सबसे क्लोजेस्ट अलाइज हैं उसमें एक है रशिया और दूसरा है चाइना। जब वॉर शुरू हुई तो कई जियो पॉलिटिकल कॉमेंटेटर्स हैं, वो ये कमेंट्री दे रहे थे कि चाइना माइट एंटर द वॉर ऑन बिहाफ ऑफ ईरान, बट चाइना सो फार हैज़ नॉट शॉट अ सिंगल शॉट। और इसकी वजह से हमको ये देखने को मिला है चाइना इस पूरे प्रकरण से दूर रहा है। तो चाइना को मीडियम टू लॉन्ग रन में क्या फ़ायदा होगा? अब देखिए, ईरान जो है वो ऑलमोस्ट बॉम्बार्डमेंट की वजह से काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चरल लॉस है वो झेल चुका है। साथ ही साथ उसको इंस्टीट्यूशनल लॉस, जो संस्थागत लॉस है, वो भी बहुत ज़्यादा हुआ है। तो जब चीज़ें ट्रूस पे आ जाएंगी, नॉर्मल एक टाइम हमको देखने को मिलेगा, नॉर्मलसी रिटर्न करेगी, तो हमको ये देखने को मिलेगा चाइना वुड कम टू हेल्प ईरान। और चाइना जो है, जैसे अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मार्शल प्लान जैसा कुछ चलाया था, किस लिए? यूरोप में रिकंस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में जो यूरोप है वो आपका पूरा वॉर रेवेज्ड था और रिकंस्ट्रक्शन के लिए अमेरिका ने पैसे दिए थे। और ऐसा ही कुछ हमको देखने को मिलेगा ईरान के केस में। ईरान चूंकि वी हैव सीन देयर हैज़ बीन लॉस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशनल लॉस, चाइना वुड चिप इन। चाइना की इकोनॉमी जो 2.5 से 3 दशक तक डबल डिजिट ग्रोथ पे रही, अब हमको क्या देखने को मिल रहा है? वो सब 5% ग्रोथ देख रही है। और चाइना जो है वो अपने डोमेस्टिक इकोनॉमी वरीज की वजह से दूसरों के वॉर में नहीं पड़ रहा है, इसीलिए वो ईरान के वॉर में भी नहीं पड़ा। लेकिन अब चाइना वुड लुक आउट फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ईरान। उसमें करेगा क्या वो? एक तो इनरोड्स बनाएगा ईरान में और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस करेगा। साथ ही साथ जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स वो एग्जीक्यूट करेगा ईरान में, आपको देखने को मिलेगा मार्शल प्लान की तरह ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जाएंगे चाइनीज कंपनी को। तो एक तरीके से जो चाइना का ये प्रोजेक्ट रहेगा ईरान में, दिस वुड बी मोर ऑफ अ फिस्कल स्टिमुलाई फॉर द चाइनीज इकोनॉमी। और दूसरा इसका फायदा क्या होगा चाइना को? चाइना का जो जियो पॉलिटिकल फुटप्रिंट है वेस्ट एशिया में वो बढ़ता जाएगा। दूसरी चीज हमने ये देखी इस पूरे प्रकरण में कि यूएस, पर्टिकुलरली अगर ट्रम्प की बात करें, और नेटो के जो कंट्रीज हैं यूरोप के, उनके बीच में अब थोड़ी दूरियां बन गई हैं। अब जैसे यूएस ने पहले ही बोल रखा था, ट्रम्प ने पहले ही बोल रखा था कि नेटो में यूएस जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन काटता जाएगा। तो अब हमको ये देखने को मिल रहा है यूरोप की जो कंट्रीज हैं वो भी अपने आप को बहुत तेजी से आर्म कर रही हैं। तो अब जब वो अपने आप को आर्म करेंगी तो उनको कई इंटरमीडिएट गुड्स चाहिए होंगे अपने डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री के लिए। तो चाइना जो है वो यहाँ पे भी चिप इन करेगा और सप्लाईज के माध्यम से अपनी इकोनॉमी को दोबारा से रिजुविनेट करेगा। सो क्लियरली चाइना इज गोइंग टू बी द मीडियम टू लॉन्ग टर्म विनर इन अ वॉर in which it has not participated.